नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आकाश जीएस एकेडमी में। दोस्तों, अब तक हम लोगों ने यूपी जीके सीरीज में उत्तर प्रदेश का समान परिचय पढ़ कर के खत्म किया दोस्तों। इसको हम लोगों ने विस्तार से दोस्तों पढ़ा। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का भूगोल पढ़ा। फिर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था को भी विस्तार से देखा दोस्तों। उसके बाद अर्थव्यवस्था को कवर किया है। और दोस्तों अब हमारा लेक्चर जो चल रहा है अभी, उत्तर प्रदेश का इतिहास चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने प्राचीन इतिहास को पढ़ करके खत्म कर लिया है दोस्तों। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको मिल जाएंगी। दोस्तों आज के इस लेक्चर में उत्तर उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास देखेंगे। और दोस्तों इसको 3 भागों में हम लोग देखेंगे। तो ये वीडियो जो है मध्यकालीन इतिहास पर जो वीडियो आएगी दोस्तों 3 पार्ट में आएगी। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों पहले पार्ट पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मध्यकालीन भारत में मुस्लिम आक्रमण पर सबसे पहले बात करेंगे। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रमुख मुस्लिम आक्रमणकारी निम्नलिखित थे। कौन कौन से? पहला तो आए अरब आक्रांता, दूसरे दूसरे आए तुर्क आक्रांता। और उसके बाद जो अरब आक्रमण हुआ था दोस्तों, उसमें 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। तुर्की आक्रमण की अगर बात करें तो महमूद गजनवी ने 1000 से लेकर के 1027 ईस्वी के बीच दोस्तों उन्होंने आक्रमण किया। और उसके बाद तुर्क आक्रमण में ही मोहम्मद गौरी ने 1175 से 1206 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। तो भारत पर अरब आक्रमण का जो प्रथम प्रयास था दोस्तों, वो लगभग 636 ईस्वी के आसपास हुआ था। तो अरबों द्वारा भारत पर पहला आक्रमण 636 ईस्वी में किया गया, लेकिन यह असफल आक्रमण रहा। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था 636 ईस्वी में, यह पूरी तरीके से असफल था, यानी सफल नहीं हुआ था। इनको प्रथम सफलता मिली थी 712 ईस्वी में, मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध क्षेत्र को विजित किया था। यह अरबों की भारत में पहली बड़ी सफलता थी। इस समय सिंध का जो शासक था वो राजा दाहिर था। यानी कि कहने का मतलब है 712 ईस्वी में सिंध का शासक दाहिर था और इस समय मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध क्षेत्र को विजित कर लिया था। अब बात कर लेते हैं चंदेल शासक और मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बारे में। चंदेल शासक विद्याधर द रेजिस्टेंस ऑफ विद्याधर, राज्यपाल का अंत। कन्नौज के शासक राजपाल द्वारा गजनवी के सामने आत्मसमर्पण करने के कारण चंदेल शासक विद्याधर ने हिंदू राजपूत शासकों का एक संघ बनाया और राज्यपाल की हत्या कर दी। यानी कि संघ बनाकर इन्होंने राज्यपाल की हत्या कर दी। गजनवी का महमूद गजनवी का जो 14वां आक्रमण था दोस्तों, महमूद गजनवी का 14वां आक्रमण बुंदेलखंड क्षेत्र पर हुआ था। ये याद रखिएगा, महमूद गजनवी ने 14वां आक्रमण कहाँ किया था? बुंदेलखंड क्षेत्र पर किया था। उस समय बुंदेलखंड पर विद्याधर का शासन था। ये भी याद रखिएगा कि जब महमूद गजनवी ने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया था तो उस समय बुंदेलखंड का जो राजा था वो कौन था? विद्याधर, जिन्होंने महमूद गजनवी के इस आक्रमण को सफल नहीं होने दिया। और जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया तो विद्याधर ने उन्हें रोक दिया और सफल नहीं होने दिया आक्रमण। मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण देख लेते हैं दोस्तों। इन्होंने प्रथम आक्रमण किया था 1175 ईस्वी में। यानी कि मोहम्मद गौरी ने जो भारत पर पहला आक्रमण किया था 1175 ईस्वी में किया था, और मोहम्मद गौरी का भारत पर यह पहला आक्रमण था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 की अगर बात करें दोस्तों, यह पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। याद रखिएगा, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। और कब हुआ था? 1191 में हुआ था। इसका परिणाम क्या हुआ था दोस्तों? इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। अब बात कर लेते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। यानी कि पहला आक्रमण में तो पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, लेकिन दूसरे आक्रमण में मोहम्मद गौरी से ये हार गए थे। इसके साथ ही दिल्ली पर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई और गौरी ने झांसी, समाना, मेरठ एवं अलीगढ़ पर अधिकार कर लिया। यानी कि मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना दिल्ली पर कब हुई दोस्तों? 1192 में, तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में। चंदावर का युद्ध और विस्तार, समय और स्थान। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को चंदावर के युद्ध में पराजित कर दिया। तो क्वेश्चन आता है कि चंदावर का युद्ध किनके बीच लड़ा गया है दोस्तों, और कब लड़ा गया? ये दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहली बात तो 1194 में ये युद्ध जो है दोस्तों लड़ा गया। और दूसरी चीज तो ये है दोस्तों कि ये किसके बीच लड़ा गया था? इसमें जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। इस जीत के साथ ही मोहम्मद गौरी का नियंत्रण पूर्वी उत्तर प्रदेश के बनारस तक स्थापित हो गया। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों। अब दिल्ली सल्तनत के बारे में देख लेते हैं। मध्यकाल में भारत पर शासन करने वाले दिल्ली सल्तनत और मुगल शासकों का उत्तर प्रदेश से गहरा संबंध रहा है।
इन्होंने क्या किया, इन शासकों ने प्रदेश में महत्वपूर्ण नगरों की स्थापना की, विश्व प्रसिद्ध स्थापत्य का निर्माण कराया। अब दिल्ली सल्तनत के प्रमुख राजवंशों को देख लेते हैं। इनका जो समय काल है 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक, लगभग वही करीब 1300 साल तक का, सॉरी 300 साल तक का इन्होंने शासन किया था दिल्ली सल्तनत ने भारत पर। तो पहला है गुलाम वंश, देख लेते हैं। इनका शासनकाल 1206 ईसा पूर्व से 1290 ईसा पूर्व, और इसका जो संस्थापक था यानी गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। खिलजी वंश देख लेते हैं कब से कब तक था, 1290 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी तक का था, और इसका जो संस्थापक है यानी खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, याद रखिएगा। तुगलक वंश का शासनकाल देख लेते हैं 1320 ईसा पूर्व से लेकर के 1414 ईसा पूर्व तक, और इसका जो संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक था, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन में दोस्तों, ये सब क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी के फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आपको अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि किस वंश की स्थापना किसने की। तो सैयद वंश की स्थापना दोस्तों खिजर खान ने की थी, और इसका जो समय काल है, शासन काल है 1414 से लेकर के 1451 तक है। लोधी वंश की अगर बात करें तो 1451 से 1526 तक बहलोल लोधी ने इसकी स्थापना की थी। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं गुलाम वंश की यानी कि स्लेव डायनेस्टी की। तो पहला है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। तो क्वेश्चन आता है दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था, तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक है। इल्तुतमिश की बात करें तो इसका जो शासनकाल है 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी तक। सुल्तान बनने से पूर्व यह बदायूं का इक्तादार यानी गवर्नर था। दोस्तों एग्जाम में पूछता है कि इक्तादार जो पद है ये कौन सा पद है, तो याद रखिएगा इक्तादार गवर्नर का पद होता है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। रजिया सुल्तान की अगर बात करें तो यह भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तुगलक वंश देख लेते हैं दोस्तों। गयासुद्दीन तुगलक, इस वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक, जिसका शासनकाल 1351 से 1388 ईस्वी तक रहा। इसने उत्तर प्रदेश में दो नए नगरों कौन कौन से, फिरोजाबाद एवं जौनपुर का निर्माण करवाया था। तो याद रखिएगा फिरोजाबाद का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने, और जौनपुर का भी निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। लोधी वंश की बात कर लेते हैं। इसमें बहलोल लोधी इस वंश का संस्थापक था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, बहलोल लोधी। सिकंदर लोधी की बात करें जिसका शासनकाल 1489 से लेकर के 1517 तक चला, इसने आगरा शहर की स्थापना की थी। अगर पूछा जाएगा आपसे कि आगरा शहर की स्थापना किसने की, तो आंसर होगा सिकंदर लोधी ने। अब बात करते हैं इब्राहिम लोधी की। इनका शासनकाल 1517 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक था। यह लोधी वंश का अंतिम शासक था। याद रखिएगा लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों, इब्राहिम लोधी था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। साथ ही यह दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक था, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक और लोधी वंश का अंतिम शासक एक ही था। कौन था, इब्राहिम लोधी। जौनपुर नगर की स्थापना के बारे में दोस्तों देख लेते हैं, और कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में भी। तो इसका जो संस्थापक था यानी कि जौनपुर नगर का जो संस्थापक था वो फिरोज शाह तुगलक था, और 1358 ईस्वी में इसने जो है स्थापना की थी। उसने अपने भाई जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक की याद में इस नगर को बसाया था। किसकी याद में बसाया था, किसकी याद में जौनपुर नगर की स्थापना की थी, फिरोज शाह तुगलक ने जौना खान कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर नगर की स्थापना की थी। जौनपुर के प्रसिद्ध शाही किले का निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया था, ये भी याद रखिएगा। स्वतंत्र जौनपुर राज सरकी साम्राज्य, इसकी स्थापना किसने की थी, 1394 में मलिक हुसैन सरवर ने जौनपुर में सरकी साम्राज्य की इसने नींव रखी थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नाम याद रखिएगा दोस्तों, मलिक हुसैन सरवर। इसने दोस्तों उपाधि भी धारण की थी, कौन सी, मलिक उस शर्क के नाम से उपाधि इसने जो है धारण की थी। 1394 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होने वाला जौनपुर पहला राज्य था। याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होने वाला पहला राज्य कौन सा था, यही जौनपुर ही था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों जौनपुर जिसे पूर्व का सिराज कहते हैं। क्यों कहते हैं पूर्व का सिराज, चलिए आगे जानते हैं। शिक्षा एवं सांस्कृतिक केंद्र। मध्यकाल में जौनपुर नगर शिक्षा और संस्कृति का बहुत प्रसिद्ध केंद्र था। इसकी सांस्कृतिक भव्यता के कारण इसकी तुलना ईरान के प्रसिद्ध शहर शिराज से की जाती थी। जौनपुर शहर को पूर्व का सिराज या भारत का सिराज भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में आया है। जौन की पूर्व का सिराज किसे कहते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा, 4 जिलों के नाम दे देगा, उसमें से जौनपुर वाला ही लगाइएगा। सुल्तान बहलोल लोदी ने 1484 ईस्वी में जौनपुर के अंतिम शर्की शासक को हराकर इसे जीत लिया था। किसने जीत लिया था, बहलोल लोदी ने। जीत के बाद जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत में इसने मिला लिया था। यानी कि जौनपुर को जीतने के बाद बहलोल लोदी ने इसे पुनः दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। अब सरकी वंश के प्रमुख शासकों के बारे में देख लेते हैं। पहला है मलिक हुसैन सरवर।
जो कि सल्की वंश का संस्थापक भी था दोस्तों। इसे मलिक उस सर्क की उपाधि तुगलक शासक सुल्तान महमूद यानी कि नासिरुद्दीन महमूद शाह द्वारा दी गई थी। इसे जौनपुर में स्वतंत्र सल्की साम्राज्य की स्थापना की। तो सल्की साम्राज्य की स्थापना किसने की दोस्तों? की पिछली स्लाइड में बताया मैंने, मलिक हुसैन सरवर ने। मुबारक शाह सल्की के बारे में जान लेते हैं। यह सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला सल्की वंश का पहला शासक था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सल्की वंश का पहला ऐसा शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की वो कौन था? तो मुबारक शाह सल्की था, याद रखिएगा। इसने अपने नाम के सिक्के भी चलवाए थे। इब्राहिम शाह सल्की और स्वर्णकाल, चलिए देख लेते हैं। इब्राहिम शाह सल्की इस वंश का सबसे प्रतापी और महानतम शासक था। उपाधि भी इसने धारण की थी, सिराजे हिंद के नाम से इसे जाना जाता था। और किसे? इब्राहिम शाह सल्की। सिराजे हिंद कौन था दोस्तों? इब्राहिम शाह सल्की। कला एवं संस्कृति का संरक्षण। उसके काल में जौनपुर में सांस्कृतिक प्रगति अपने चरम पे थी। यानी कि इब्राहिम शाह सल्की के समय में जौनपुर में सांस्कृतिक प्रगति अपने चरम पर थी। इसी कारण जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाने लगा। जौनपुर को क्या कहा जाने लगा? पूर्व का सिराज। उसने वास्तुकला की एक नई शैली शर्की शैली का विकास किया। यानी कि इब्राहिम शाह सल्की जो था दोस्तों, इब्राहिम शाह सल्की ने वास्तुकला की शर्की शैली का विकास किया था, याद रखिएगा। प्रसिद्ध मैथिली कवि विद्यापति इब्राहिम शाह सल्की को के ही दरबार में थे। अब सल्की वंश का पतन कैसे हुआ देख लेते हैं। सल्की वंश का जो अंतिम शासक था दोस्तों, हुसैन शाह सल्की था, याद रखिएगा। यह सल्की वंश का अंतिम शासक था। दिल्ली सल्तनत में विलय 1484 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी ने हुसैन शाह सल्की को पराजित किया और जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत में का हिस्सा बना लिया। ये दोस्तों पिछली साइड में मैंने बताया था आपको। अब दोस्तों सल्तनत कालीन महत्वपूर्ण स्थापत्य और उत्तर प्रदेश विषय देख लेते हैं दोस्तों। जामा मस्जिद जो दोस्तों बदायूं में है, इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? ये इल्तुतमिश का की फोटो है दोस्तों। इल्तुतमिश ने ही जामा मस्जिद बदायूं का निर्माण कराया था दोस्तों। ये देखिए बदायूं के जामा मस्जिद का ये चित्र है। हौज ए शमसी और शमसी ईदगाह ये भी दोस्तों बदायूं में है। इल्तुतमिश ने इसका भी निर्माण करवाया था दोस्तों। जौनपुर नगर की स्थापना एवं प्रमुख स्मारक। तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक यानी जौनक खां की याद में जौनपुर नगर बसाया। फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद नगर की भी स्थापना की थी। ये भी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया है। जौनपुर के प्रमुख स्थापत्य के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। अटाला मस्जिद और झंझरी मस्जिद। दोस्तों अटाला मस्जिद के बारे में कई बार यूपी 888 ने पूछा हुआ है कि अटाला मस्जिद कहाँ पर स्थित है। तो ये जौनपुर में स्थित है, याद रखिएगा। इनका निर्माण इब्राहिम शाह सल्की ने करवाया था, याद रखिएगा। ये दोस्तों ये है अटाला मस्जिद। जामा मस्जिद और लाल दरवाजा की अगर बात करें तो इनका निर्माण हुसैन शाह सल्की ने करवाया था। आगरा नगर की स्थापना दोस्तों किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी और 1504 में। सिकंदर लोदी ने इसे अपनी उपराजधानी के रूप में मान्यता दी। अब मुगल काल के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। बाबर के बारे में पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य की नींव दोस्तों किसने रखी थी? बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध जीतकर इब्राहिम लोदी को पराजित किया और भारत में मुगल सत्ता की स्थापना की थी। तो मुगल सत्ता की स्थापना कब हुई थी ये भी ध्यान रखिए। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद हुई थी। और पानीपत का प्रथम युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और इसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुए थे और बाबर विजित हुए थे। तो 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित कर अवध और कन्नौज पर अधिकार कर लिया था बाबर ने दोस्तों। तो 1527 में जो खानवा का युद्ध हुआ था दोस्तों, ये भी बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। इसमें राणा सांगा पराजित हो गए थे। 1530 में मृत्यु के बाद बाबर को पहले आरामबाग यानी आगरा में दफनाया गया, फिर बाद में उसकी इच्छा अनुसार काबुल में दफना दिया गया। अब बाबर के द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्धों के बारे में देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। अभी दोस्तों जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ है, उसमें खानवा का युद्ध दोस्तों पूछा गया था कि खानवा का युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया। तो पानीपत का युद्ध देख लेते हैं दोस्तों। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध दोस्तों 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। चंदेरी के युद्ध की अगर बात करें दोस्तों 1528 ईस्वी में बाबर बनाम मेदिनी राय के बीच में हुआ था। और घाघरा का युद्ध दोस्तों 1529 में बाबर बनाम अफगानों के मध्य हुआ था। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यूपी स्टेट से रिलेटेड, चाहे वो यूपी ट्रिपल का कोई एग्जाम हो, चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, यूपीएसआई का एग्जाम हो, तो इन सभी एग्जाम में दोस्तों यूपी जी के लेक्चर से क्वेश्चन, यूपी जी के से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और आपको इस लेक्चर सीरीज से बहुत ही बेनिफिट एग्जाम में मिलने वाला है। आपको यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,